इस टॉपिक का नाम होगा लॉज ऑफ मोशन। टॉपिक में बड़ा मजा आने वाला है, शानदार जबरदस्त टॉपिक लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, कुछ पेजेस हम यहाँ पे पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ सिमुलेशन देख लेते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। हमारे पास है टॉपिक का नाम लॉज ऑफ मोशन, करते हैं इसका कुछ सिमुलेशन। ठीक है, इसको रोक दिया जाए पहले। ठीक है, बेसिक सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सभी लोग देखेंगे। यहाँ पे एक आदमी है, एक बॉक्स रखा हुआ है, अभी कोई फोर्स नहीं इसके ऊपर। ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ये सही नहीं है। इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लग रहे हैं, इस बॉक्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो ग्राउंड के ऊपर रखा है, ये ग्राउंड, उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो हम नहीं कह सकते कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, पहली बात। ठीक है, लेकिन इसका मोशन नहीं हो रहा है, वो दूसरी बात है। फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, फिर भी ये रेस्ट पे है। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे, लेट्स से कि हम लगाते हैं 100 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर, हम लगा रहे हैं 100 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो व्हेन यू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द एनी ऑब्जेक्ट, बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। ये सभी न्यूटन साहब ने बोले थे हमने। ठीक है, इसलिए तो फोर्स का यूनिट हमने न्यूटन कहा है, राइट। अगर हम इसको रोक देते हैं, अब मैंने फोर्स नहीं लगाया, फिर भी ये चल रहा है, क्यों? क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगते हुए भी, फोर्सेस जब भी बैलेंस होते तभी भी बॉडी मोशन में हो सकती है। ये इसका उत्तम उदाहरण। न्यूटन का पहला लॉ क्या होता है? न्यूटन का पहला लॉ क्या है? बॉडी विल बी रेस्ट अनलेस एंड अनटिल एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कुछ फोर्स, इसको मोशन में लाया, इसको थोड़ा मोशन में लाते, धक्का दो भैया, ये मोशन में है, फोर्स नहीं है अभी, ये मोशन में है। ठीक है, ये कब तक मोशन में रहेगा? जब तक इसको कोई रोकने वाला फोर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसे रोकने वाला कोई फोर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए ये कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ रिकॉल करो, वो बचपन के दिन जहां पे तुमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है न्यूटन का? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब ये चलते रहेगी। मान लो ये गाड़ी चल रही है जम्मू कश्मीर से, अब ये कहाँ जाके रुकेगी? अब ये कन्याकुमारी जाके रुकेगी, उसके भी आगे चल सकती है, अगर ऐसा ही रोड रहा जहां पे कोई कोई रोकने वाला फोर्स यहाँ पे ना हो। लेकिन प्रैक्टिकली होता है क्या ऐसा? प्रैक्टिकली नहीं होता है ऐसा। प्रैक्टिकली क्या होता है? ये जो पहिए है और ये जो रोड है, उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स, वो उसे रोकेगा थोड़ी देर बाद। एक्चुअल में एयर रेजिस्टेंस भी होता है, जो हवा चलती है इस ब्लॉक को वो रोकेगी। तो एक्चुअली में ये वाली जो सिचुएशन है, ये ब्लॉक कंटिन्यूसली जो चल रहा है, वो प्रैक्टिकली लगाना बहुत मुश्किल है बच्चों। ठीक है, वी गॉट द आइडिया। दूसरी बात कर लेते हैं। एक बात तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ चलते बोलते हमने हंसते खेलते यहाँ पे कर लिया। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी। एक्सटर्नल फोर्स हम लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए और छोड़ देते हैं। ये बॉडी कब तक चलती रहेगी? जब तक इसे रोकने वाला कोई फोर्स नहीं होगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने वेरीफाई किया। आगे चलते हैं। ओहो, देखा कमाल, इसके ऊपर रखने से इसके ऊपर, अरे बाप रे अभी इसको हम फोर्स लगाते हैं कुछ। ठीक है, मैं अभी 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, और इनको हटा देते हैं, इसको रोकते हैं, स्टार्टिंग से खेलते हैं इसके साथ। ठीक है, हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं इस ब्लॉक को भी हटा दिया हमने। ठीक है, वैल्यूज देखते हैं, वैल्यूज कुछ है क्या मासेस की? यस, ये हमारे पास है। 50 किलोग्राम का बॉक्स हमने रख दिया और हम फोर्स लगा रहे हैं अभी। मान लेते हैं हम फोर्स लगाते हैं 30 न्यूटन का। तो हम अप्लाइंग फोर्स ऑफ 30 न्यूटन ऑन दिस ब्लॉक, उसका एक्सेलरेशन देखना। ठीक है, हम क्या करते हैं? अच्छा, स्पीड मेजर करते हैं इसकी। इसकी स्पीड देखो। ठीक है, कंटिन्यूसली मैं फोर्स लगा रहा हूं 30 न्यूटन का, तो स्पीड बढ़ते ही जाएगी। स्पीड क्या होगी? बढ़ते ही जाएगी, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली फोर्स लगाते ही जा रहा हूं, लगाते ही जा रहा हूं, लगाते ही जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अभी स्पीड क्या होगी हम देखते हैं। हम इसको स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ पे इस आदमी को रखते हैं, इसके ऊपर एक छोटी सी बेबी को रख देते हैं और 30 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। लेट्स अप्लाई 30 न्यूटन का फोर्स। और क्या कंक्लूड करेंगे हम देखते हैं फिर, और इसकी स्पीड मेजर करते हैं।
तो वजन बढ़ाने से, सिंपल है, वजन नहीं, मास बढ़ाने से स्पीड घट जाएगी। या दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि यू इंक्रीज द मास फॉर द सेम स्पीड यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। ठीक है, पहले सिर्फ ब्लॉक रखा था, स्पीड यहाँ पे थी, यहाँ पे कहीं थी, समवेयर हियर। ठीक है, तो उतनी ही स्पीड मुझे अटेंड करने के लिए आई हैव टू अप्लाई सम मोर फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके इसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ रे? इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और बॉडी का एक्सेलरेशन कितने प्रकार के फोर्सेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी टॉपिक के ऊपर आते हैं, लॉज ऑफ मोशन। इस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है? इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के फोर्सेस होते हैं और उन प्रकार के फोर्सेस में से कितने प्रकार के फोर्सेस हमें पढ़ने हैं। ठीक है, हम इस प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे जहां पे हमारे पास रस्सी होगी, रस्सी से कोई ऑब्जेक्ट लटका होगा, अभी रस्सी तो मिल नहीं रही है मेरे को, रस्सी होगी, रस्सी से कोई ऑब्जेक्ट को हम ऐसे टांग देंगे, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि इस रस्सी के अंदर देखो, तुम्हें नींद आ रही है सबको नींद, इस रस्सी के अंदर कितना टेंशन क्रिएट हो जाएगा वो हम देखेंगे। तो टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, इन 3 प्रकार के फोर्स के साथ हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद इस टॉपिक की गहराई में जाएंगे तो हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और न्यूटन के थर्ड लॉ को सीखेंगे, उससे क्वेश्चंस बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और हम क्या रे, रुकना भाई, टॉपिक कहाँ स्टार्ट किया, आऊंगा ना मैं इसके ऊपर, देखते जा बस। तो अब यहाँ पे हेडिंग लगा दे एक छोटा सा, वी विल सी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, विल सी टाइप्स ऑफ फोर्सेस हियर। ठीक है, कितने प्रकार के हमारे सिलेबस में फोर्सेस रहेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स, पता है सबको? सभी लोग रिप्लाई करें, ग्रेविटेशनल फोर्स पता है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद तुमने न्यूक्लियर फोर्स का नाम सुना होगा, न्यूक्लियर फोर्स हमने सुना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नाम सुना है? कहाँ सुना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? 5th स्टैंडर्ड में। अच्छा, 5th स्टैंडर्ड में कहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था रे? और एक प्रकार का फोर्स होता है जिसका नाम होता है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, विविध प्रकार के फोर्स होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, धरती माँ हमें खींचती है नीचे, ठीक है, उसी के कारण हम नहा पाते हैं। अगर सोचो ना यार, ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होता, हम सर के ऊपर पानी डालते, पानी ऊपर चला जाता। ठीक है, तो एक्चुअली में वो कहा होते ना, सर के ऊपर से पानी चला गया, तो ग्रेविटी नहीं होगी तो सच में सर के ऊपर से पानी चला जाए। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वी विल डिस्कस दिस टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन आवर सिलेबस इन डिफरेंट टॉपिक्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके लिए हमारे पास सेपरेट टॉपिक है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। न्यूक्लियर फोर्स के लिए हमारे पास एक कंप्लीट डोमेन है जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए भी हमारे पास कंप्लीट 2-4 टॉपिक्स है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय, अभी मुझे पता नहीं वो हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते, चुंबकीय शक्ति नहीं होगी। ठीक है, लेट बी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सभी हम हमारे सिलेबस में देखेंगे। लेकिन लॉज ऑफ मोशन, ये पर्टिकुलर टॉपिक में विल मेजरली टॉक अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बातें यहाँ पे करेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए मुझे उसे टच करना पड़ रहा है, राइट? आई नीड टू अप्लाई अ कॉन्टैक्ट, उसके ब्लॉक के बीच में और मेरे हाथ के बीच में जो कॉन्टैक्ट है, बिकॉज ऑफ दैट जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। ये 3 प्रकार के फोर्सेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन, इसकी बातें हम आगे चलते चलते करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रख देते हैं, तो ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये सरफेस जो है, ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा इन दी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? कांटेक्ट है,
तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, तुम जिस चेयर के ऊपर बैठे हो वो चेयर भी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रही है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो तुम उसके ऊपर वजन लगा रहे हो ड्यू टू ग्रेविटी mg नीचे, दैट इज योर वेट। और वो जो चेयर है एक्शन और रिएक्शन के बदौलत, न्यूटन के थर्ड लॉ के बदौलत, वो चेयर भी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रही है, उसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसकी हम आगे चल के डिटेल चर्चा करेंगे। और एक होता है रस्सी की, जो मैं बात कर रहा था, टेंशन। टेंशन, ये रस्सी है, ठीक है। इसको जब हम खींचेंगे, इसके अंदर जो फोर्स क्रिएट होगा उस फोर्स को कहते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है, या सिंपली टेंशन कहते हैं, ठीक है। और एक तीसरे प्रकार का फोर्स हम सभी को पता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन के बदौलत में ये मेरे आईपैड के ऊपर लिख पा रहा हूँ, या बोर्ड के ऊपर हम लिख पाते हैं, ठीक है, या फ्रिक्शन के बदौलत हम चल पाते हैं, ठीक है। अगर रोड और हमारे पैर के बीच में या जूते के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम गिर जाएंगे, ठीक है। केले का छिलका रखा होता है तो उससे क्या होता है, सरफेस और हमारे पैरों के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है सरफेस, तो उसके बदौलत हम चल नहीं पाते, ठीक है। फ्रिक्शन किसी हिस्सों में अच्छा भी है, फ्रिक्शन किसी हिस्सों में बुरा भी है। गाड़ी का इंजन ऑयल निकाल दो, गाड़ी में से इंजन ऑयल निकाल दो तो गाड़ी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सिलेंडर और गाड़ी का पिस्टन होता है उसके बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो गाड़ी में से काला धुआं निकलेगा, ठीक है। इसलिए हम रेगुलर इंटरवल में इंजन ऑयल बदलते रहते, तो ढेर सारे हमारे पास एप्लीकेशन, ठीक है। उसमें से इतने प्रकार के फोर्सेस हम देखते हैं, उसमें से हमें कांटेक्ट फोर्स से ज़्यादा मतलब है नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो चलते हैं आगे, जानने की कोशिश होगी हमारी कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन। आगे के पेज पे आते हैं, हम फिर से एक हेडिंग लगाते हैं जिसका नाम है कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। कितने प्रकार के कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं एक बार बताओ मुझे, फिर से एक बार रीड कर सकते हो? बच्चे स्कूल में सिखाया ना कैसे रीड करते हैं, बोल सकते हो नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड फ्रिक्शन फोर्स। ये तीन फोर्सेस हमारे त्रिमूर्ति रहेंगे इस टॉपिक के। सो इस टॉपिक के त्रिमूर्ति है टॉम, डिक एंड हैरी, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड फ्रिक्शन, ठीक है। बहुत सारे फोर्सेस में से हम इन तीनों फोर्सेस की चर्चा इस टॉपिक में करेंगे। जो बाकी के बचे हुए फोर्सेस है ये रिस्पेक्टिव टॉपिक में आते जाएंगे, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल वाला टॉपिक हमारे क्लास 11th में ही होगा, और ये जो दो प्रकार के फोर्सेस है इनके रिलेटेड जो टॉपिक होंगे वो हम 12th स्टैंडर्ड में देखने वाले हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट फोर्स का टॉपिक वो तो हम अभी देख रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के अंदर, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स की हम कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट्स राइट सम डेफिनेशन। फोर्सेस, सभी लोग लिखेंगे मेरे साथ, फोर्सेस विच ट्रांसमिटेड between bodies by short range atomic molecular interactions are called contact forces, ठीक है। मॉलिक्यूलर शॉर्ट रेंज एटॉमिक इंटरेक्शन मतलब ये जो मेरा हाथ है, ये मेरी उंगली है, मैं मेरे उंगलियों से मेरे हाथों को प्रेस कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मेरे हाथ और उंगलियों के बीच में कांटेक्ट है। वो कैसा कांटेक्ट फोर्स है? मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन हो रहा है ना। एक्चुअली में बहुत माइक्रोस्कोपिकली हम अगर देखेंगे तो दो ऑब्जेक्ट जब टच करते हैं तो उनके एटम्स टच करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में कहा जाता है कि गूगल पे कभी सर्च करना, हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते तो एक्चुअली किसी ऑब्जेक्ट को हम टच ही नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ डिस्टेंस बाकी ही रह जाता है उस ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। इतना डीप कहाँ जाना है, ठीक है। हमने बस डेफिनेशन लिख ली कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। सेकेंड पॉइंट देखो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स comes in contact, they are exert contact forces on each other, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे, एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। कोई एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। कोई एक आदमी है, ये आदमी इस बॉक्स को फोर्स लगा रहा है, ठीक है। थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये आदमी किसी बॉक्स को फोर्स लगा रहा है,
ठीक है। तो इनके बीच में कांटेक्ट है। अगर ये इधर एफ फोर्स लगाएगा, आदमी ब्लॉक के ऊपर एफ फोर्स लगाएगा, तो ब्लॉक भी आदमी के ऊपर एफ फोर्स लगाएगा। कांटेक्ट फोर्सेस, जरूरी पॉइंट आ रहा है ये, कांटेक्ट फोर्सेस आर ऑलवेज कम इन पेयर। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम ब्लॉक के ऊपर ही फोर्स लगा रहे हो, ब्लॉक भी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, अगर ब्लॉक तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं लगा तो ब्लॉक आगे नहीं जाता। ठीक है, तो ये होता है कांटेक्ट फोर्स। तो पहला पॉइंट यहां से पकड़ के चलते हैं, नीचे हम नोट लिखते हैं। टॉपिक ये कभी भी रफ्तार पकड़ सकता है, तो जो लोग नींद में है ना तो अभी जाग जाए। नोट, कांटेक्ट फोर्सेस आर ऑलवेज इन पेयर। ठीक है, ये पहला नोट हमने लिखा। दूसरा नोट इसी के अंदर हम लिखेंगे, कांटेक्ट फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, इसकी चर्चा भी आगे डिटेल में होगी। न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है ना, एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन। ये एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है बच्चों, यहाँ पे ये आदमी एक्शन कर रहा है ना। ठीक है, और इसने एक्शन किसके ऊपर की, इस ब्लॉक के ऊपर की। कैसे की, फोर्स लगाया। रिएक्शन किसने प्रोवाइड की, रिएक्शन इसने प्रोवाइड की। किसके ऊपर रिएक्शन लगाई इसने, इस आदमी के ऊपर। ठीक है, कितनी लगाई, जितनी एक्शन हो रही थी उतनी रिएक्शन लगाई उसने। ठीक है, तो एक्शन एक बॉडी के ऊपर होती है, रिएक्शन दूसरे बॉडी के ऊपर होती है। एक्शन करने वाला एक होता है, रिएक्शन करने वाला दूसरा होता है। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन गंभीर बात है। अरे बाप रे, चेयर नीचे आ गई। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन की बात और आगे चलते हुए करेंगे हम। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लिया हमने कि कांटेक्ट फोर्स हमेशा पेयर में आते हैं। एक बॉडी के ऊपर एक्शन होगी, दूसरे बॉडी के ऊपर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, सो अगर यहाँ पे हम F1 और F2 लिखते हैं, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी एंड दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन। हम लिख सकते हैं बाय मैग्नीट्यूड वाइज F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉर्मल फोर्सेस के जो टाइप्स हैं उनसे थोड़ी मुलाकात करते हैं, उनके साथ थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आगे आए हम, कांटेक्ट फोर्सेस, फिर से हेडिंग लगाया। ठीक है, सबसे पहला कांटेक्ट फोर्स का नाम क्या लिखा था हमने, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन को समझते हैं। कोई एक सरफेस होगा, इस सरफेस के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया होगा। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट, इस सरफेस के ऊपर ये कोई बॉडी है जिसका मास m है। ठीक है, तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स पता है तुम्हें कहाँ लगता है, नीचे लगता है, ऊपर लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, कोई बता सकता है। इतना भी नहीं जाते, इतने बुद्धू लोग हो तुम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पता कहाँ लगता है। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है बच्चों, नीचे लगता है, ऊपर लगता है। अरे बाप रे, गधों को सिखा रहा हूँ लगता है मैं आज। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, किसी को नहीं पता। नीचे ही खींचता है ना भाई ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई ऐसा बंदा है क्या क्लास के अंदर जिसको लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर लग रहा है, वो अभी क्लास छोड़ के जाइए भैया आपसे। ठीक है, आपके क्लास को जरूरत नहीं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, बताओ सभी लोग, फिर से कृपया सभी लोग बताएं ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है। सभी लोग बताएं ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, क्लास में मौजूद हो या नहीं हो। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, जल्दी सभी लोग मुझे बताएं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है। इट एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इतना इनर्शिया भरा है क्या रे तुम लोगों के अंदर, इतना जल्दी जल्दी बात नहीं कर सकते। और वो कितना लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके वजन के बराबर, mg के बराबर, राइट। तो इस ब्लॉक ने mg फोर्स किसके ऊपर लगाया, इस फ्लोर के ऊपर लगाया, राइट, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अभी ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर भी इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगा इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो फ्लोर है, दिस फ्लोर विल आल्सो अप्लाई अ फोर्स
इन द एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन टू दिस mg फोर्स। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यहाँ पे फ्लोर और ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट हो रहा था वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं। तो पहला कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा था, mg, ग्रेविटेशन के बदौलत, और दूसरा फोर्स इस फ्लोर ने लगाया हमारे m ब्लॉक के ऊपर इन दी अपोजिट डायरेक्शन। देखा, हुआ एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगर इस प्रकार के कुछ सिचुएशन है, इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे हमें इस प्रकार के डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। एक और ब्लॉक को कंसिडर करते हैं यहाँ पे, लेट्स से हियर। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे, कोई मुझे बता सकता है क्या? हाउ मेनी कॉन्टैक्ट फोर्सेस विल बी प्रेजेंट इन दिस गिवन सिचुएशन? इस m ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्सेस लगेंगे? एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ये फ्लोर के कारण, इस वॉल के कारण, कौन सी डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। ठीक है, ये अगर दीवार वर्टिकल है उसके परपेंडिकुलर ये फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगेगी। ठीक है, जिसके साथ कांटेक्ट है। और किसके साथ कांटेक्ट है बच्चों? इस ब्लॉक का ग्राउंड के नीचे वाले फ्लोर के साथ कांटेक्ट है, तो वहां पे भी एक फोर्स क्रिएट होगा, दैट इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। इसको n2 और इसको n1 दिखा देते हैं। ठीक है, और नीचे वाले फ्लोर के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg। वो कौन लगा रहा है? ये बक्सा लगा रहा है। ठीक है ना, सिंपल सी बात। नॉर्मल रिएक्शन कब आता है? जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आती है। ठीक है, चलो और एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तीसरी सिचुएशन। अगर इस प्रकार से m ब्लॉक हमने रखा है, ठीक है, किसी तरीके से उसको होल्ड करके रखा हमने बाय फ्रिक्शन, कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? तो ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर कांटेक्ट है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस लगाएगी उसको हम इस एरो से दिखाएंगे इन दिस डायरेक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक के ऊपर लग रही है बिकॉज ऑफ कांटेक्ट बाय द सरफेस, वो कैसे लगती है? हमेशा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, पहले सिचुएशन में इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रही थी, दूसरे सिचुएशन में इस सरफेस के परपेंडिकुलर और ये वाले सरफेस से ये परपेंडिकुलर लग रही थी। सो फ्लोर अगर इंक्लाइन भी क्यों ना हो, इस प्रकार से इसको थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। लेट्स से ये ऐसा है, कुछ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, एक पॉइंट इसके रिगार्डिंग हम लिख लेते हैं। लेट्स राइट वन नोट रिगार्डिंग दिस। इट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, एक कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक है, सरफेस से परपेंडिकुलर हम कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाते हैं, यू कैन सी हियर। ओके, अभी दूसरे प्रकार का फोर्स हमारे पास है जिसका नाम है टेंशन फोर्स, जिसको हम कहते हैं टेंशन। थोड़ी देर के लिए टेंशन के आगे फोर्स लिखते हैं, जिसको हम कैपिटल टी से दिखाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। लेट्स ड्रॉ वन सिचुएशन। एक सीलिंग है, यहाँ पे एक पुली है। क्या है ये? पुली, पुली। ठीक है, यहाँ पे दो ब्लॉक हम यहाँ पे दिखा देते हैं ऐसे लटके हुए, एक रस्सी है। ठीक है, ये रस्सी में क्या होगा? टेंशन क्रिएट होगा जब हम नीचे ब्लॉक रख देंगे। यहाँ से भी एक ब्लॉक हम रखते हैं। दीज आर टू मासेस m1 एंड m2। मान लेते हैं m1 m2 ब्लॉक हमने इस पुली के ऊपर जो रस्सी है उससे लटका दिए। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो इस रस्सी के ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है,
क्योंकि m1 मास होगा, लेट से कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो के कारण ये नीचे खींचेगा किसको, इस रस्सी को। ठीक है, तो रस्सी के अंदर टेंशन क्रिएट हो जाएगा। सिंपली अगर यहाँ पे ये कोई रस्सी है, थोड़ी देर के लिए इसको रस्सी मान लो। ठीक है, इसके नीचे कोई ब्लॉक नहीं लटका हुआ है और ये जो रस्सी है ये मासलेस अगर मान के चलते हैं तो इसमें टेंशन कितना क्रिएट होगा, हम कहेंगे 0। अगर मैं इसको इससे किसी ब्लॉक को अटैच कर दूं, इसके अंदर कोई हम ब्लॉक रख देते हैं इस रस्सी के अंदर लेट से, और मैं कह देता हूं कि इस रस्सी के अंदर टेंशन कितना होगा, तो हम कहेंगे अब टेंशन 0 नहीं होगा, क्योंकि इस mg के कारण mg फोर्स नीचे लगेगा और इस mg फोर्स को अपोज करने के लिए इस रस्सी के अंदर टेंशन क्रिएट हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि रस्सी के अंदर टेंशन क्रिएट होता है जब हम इसको किसी एक्सटर्नल ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है। तो ये रस्सी के अंदर टेंशन क्रिएट होगा इन दिस डायरेक्शन, अपवर्ड। ठीक है, ये पुली से भी यहाँ पे अटैच है। ठीक है, तो पुली के एंड पे जो टेंशन क्रिएट होगा वो वहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट होगा। ठीक है, सो रस्सी में जो फोर्स होता है उसको कहते हैं हम टेंशन फोर्स। इसकी डायरेक्शन की चिंता अभी थोड़ी देर के लिए नहीं करते, आगे चल के इसके डायरेक्शन की हम बात करेंगे। ठीक है, 2 बात मैंने यहाँ पे कही। पहले, रस्सी यहाँ पे है मासलेस, रस्सी को कोई मास नहीं ऐसा अज्यूम करके हम चलेंगे। 99.99% प्रॉब्लम वैसे आएंगे जहाँ पे रस्सी का कोई मास नहीं होगा। ठीक है, 0.1% की संभावना के लिए भी हमने आगे कुछ इंतजाम करके रखा है जहाँ पे उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो देखेंगे। दूसरी बात मैंने यहाँ पे की, अगर ये रस्सी के ऊपर कोई लोड नहीं है, लोड समझते हो ना, कोई एक 2 kg 3 kg का ब्लॉक नहीं लटका हुआ है, तब इसके अंदर कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगा। जितना ज़्यादा मास इसको लटकाओगे उतना ज़्यादा टेंशन इसके अंदर क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आती है हमारे दिमाग में भी टेंशन क्रिएट होता है, वो वाला टेंशन अलग, यहाँ पे रस्सी वाला टेंशन अलग है जो एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाने से बढ़ता है। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे 2 ब्लॉक कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक। ठीक है, इसका मास मान ले m1, इसका मास मान ले m2, इसके बीच में एक रस्सी है, इस प्रकार से हमने जोड़ी है। ठीक है, अभी हमें देखना है कि रस्सी के अंदर टेंशन कितना क्रिएट होगा, उसका डायरेक्शन हम देखते हैं यहाँ। तो अगर जब हम m2 की बात करें, m2 के कारण जो टेंशन क्रिएट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे। ठीक है, जैसे छतरी होती है ना, छतरी का छाता खोल दिया, अगर m2 के पास छतरी है तो m2 कहाँ छाता खोलेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, या सिंपल याद रखना, कभी भी टेंशन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो अवे फ्रॉम द बॉडी हम टेंशन का डायरेक्शन पुट कर देते हैं। जब मैं m1 की जो रस्सी है, ये जो एंड है, यहाँ पे अभी देखता हूँ इस रस्सी के अंदर टेंशन कहाँ क्रिएट होगा, बिकॉज ऑफ m1 द टेंशन विल बी क्रिएट इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? तो अवे फ्रॉम द ब्लॉक हम टेंशन का डायरेक्शन दिखाते हैं। सो दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गई बात। तीसरे प्रकार का फोर्स हमारे पास है, कौन सा है रे तीसरा? फ्रिक्शन फोर्स। तीसरे प्रकार का, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसकी डिटेल में बात होगी आगे चलते हुए। ठीक है, सो तीसरा हमने देखा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का बहुत बड़ा डिस्कशन हमारे इस टॉपिक में देखने को मिलेगा हमें एंडिंग में। जो लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 टॉपिक है वो कंप्लीटली डिवोटेड है फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, सिचुएशन ये है, यहाँ पे m मास है और मैंने कहा कि सरफेस यहाँ पे रफ है। ठीक है, ये जो सरफेस है वो कैसा है, रफ है। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे F, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, इसको धक्का देंगे हम, तो इस मास m और इस ब्लॉक, इस सरफेस के बीच में एक फोर्स क्रिएट होगा जो इस मोशन को अपोज करेगा, उसका नाम होगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आगे चल के बताऊंगा इसे। फ्रिक्शन फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसके अंदर ही हमने लिखा है, और ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे इस ब्लॉक के ऊपर, अगर ब्लॉक को मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ बाय फोर्स F, तो इस ब्लॉक के ऊपर सरफेस के कारण जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हमने 9th स्टैंडर्ड में भी इसे पढ़ा था, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है।
फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो इस स्लाइड में हमने इंट्रोडक्शन दिया है, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होता है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। इन सब में एक चीज कॉमन, ये सभी के सभी कौन है, ये सभी के सभी कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। ठीक है, चलो अभी हम आगे चलते हैं। हमारी तैयारी हो रही है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, उसके लिए हमें छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना है। एक छोटी सी बात यहाँ पे हम करेंगे, ऑब्जेक्ट। हम कहते हैं ना फिजिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट 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 माय लॉर्ड। तो यहाँ पे व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, कई बार तुमने देखा होगा काइनेमेटिक्स के अंदर इतने बड़े गाड़ी को भी हम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है, इतना बड़ा पत्थर, हेलीकॉप्टर हमारे लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो हमें ये चीज क्लियर होनी जरूरी है कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। एक डेफिनेशन थ्योरेटिकल ऐसी है, वो लिखते हैं हम, इन फिजिक्स टू एक्सप्लेन फोर्सेस acting on a body, ब्रैकेट में लिखेंगे बॉडी कैन बी मोटरसाइकिल, प्लैनेट, एंट, मंकी, तरह तरह के कोई भी ब्लॉक, ट्रक, एक्सेट्रा, ब्रैकेट क्लोज। वी ignore shape and size of object and treat any object to be point size। ठीक है, सो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है भी, कोई भी हम बॉडी का शेप हम लेंगे, हम उसको कहेंगे कि वो बॉडी के डायमेंशंस जो है, ट्रक होगी तो बहुत बड़ी ट्रक होगी तो हम कहेंगे ट्रक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन अगर मैं इसे करूं, हमने काइनेमेटिक्स के अंदर देखा था कि ये गाड़ी है, गाड़ी ये पॉइंट से ये पॉइंट पे आती है, कुछ एस डिस्टेंस वो कवर कर रही है। तो थोड़ा गौर करना है यहाँ पे, जब हमने कहा था कि बॉडी ए से बॉडी बी पोजीशन पे आएगी, उसने लेट से डिस्टेंस कवर किया एस, हमने तब ये नहीं पूछा कि गाड़ी के पीछे के पहिए से आगे के पहिए का डिस्टेंस एस है या आगे के पहिए से आगे के गाड़ी वाले पीछे के पहिए का डिस्टेंस एस है। तो हमने क्या मानकर चला होगा वहां पे, गाड़ी के डायमेंशंस कैसे है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, गाड़ी के साइज डज नॉट मैटर। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी बॉडी हो, प्लैनेट भी क्यों ना हो, मोटरसाइकिल भी क्यों ना हो, जब हम एनालिसिस करेंगे, फोर्स की बात वगैरह करेंगे, उसके ओवरऑल डायमेंशन को हम एक छोटी सी बिंदी जितना ट्रीट करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट जितना ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे बात थी, इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। अभी सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से अटेंटिव हो जाए, हम बहुत सीरियस बात अभी करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चर्चा अभी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। वो क्या चर्चा है, यहाँ पे हम हेडिंग लगा रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। ठीक है, तरह तरह के एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे और जितने भी तरह तरह के एग्जांपल्स होंगे उन सभी को मैं कवर करूंगा। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे एक मास m है, ठीक है, एक कोई बॉडी है, ब्रिक मान लो, उसको एक स्ट्रिंग से हमने सीलिंग से अटैच कर दिया है। ठीक है, तो फ्री बॉडी इसका मतलब क्या होता है, हमें किस में इंटरेस्ट होगा, क्या लगता है, हमें रस्सी में इंटरेस्ट होगा, हमें सीलिंग में इंटरेस्ट होगा, क्या ये ब्लॉक में इंटरेस्ट होगा। दूसरी भाषा में, क्या किसके ऊपर फोर्स लगाने में हमें इंटरेस्ट है, किसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसका एनालिसिस करने में हमें इंटरेस्ट है, क्या वो रस्सी में इंटरेस्ट है, क्या ब्लॉक में है, क्या वो सीलिंग में। तो हमें जो इंटरेस्ट है, हमें इस ब्लॉक के ऊपर इंटरेस्ट है कि इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, कौन कौन फोर्स लगा रहा है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को ना मुक्त कर देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। कौन सी बॉडी होगी यहाँ पे, इस ब्लॉक को हम इस प्रकार लिखेंगे,
इसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। इस बड़े ऑब्जेक्ट को मैं एक बिंदी जैसा दिखा रहा हूं, दिखा दिया। करना क्या है फ्री बॉडी डायग्राम में, हम फोर्सेस दिखाएंगे इस एम ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन से और कौन से डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो देखने से मुझे तो एक फोर्स पक्का पता चल रहा है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस इस एम ब्लॉक के ऊपर जो नीचे की तरफ लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के बदौलत दिखा दिया, और जितने भी फोर्सेस इस एम के ऊपर लगने वाले हैं वो हम एरो से हम यहाँ दिखाएंगे। एक तो फोर्स आइडेंटिफाई हुआ जो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ऊपर हमने देखा रस्सी लटकी हुई है और रस्सी के कारण भी इस एम ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा। रस्सी इस एम ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगी, ऊपर होल्ड करके रखेगी ना। अगर रस्सी ऊपर होल्ड नहीं करके रखती तो ये स्टेशनरी कैसे रहता, रेस्ट पे कैसे रहता। तो यस, यहाँ पे और एक फोर्स लग रहा है, दैट इज टेंशन। टेंशन का डायरेक्शन बेटा हमेशा जब हम इस ब्लॉक की बात करेंगे जहां पे वो रस्सी लटकी होगी उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हम टेंशन का डायरेक्शन दिखाते हैं। तो T इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो फ्री बॉडी का मतलब क्या है, जिस बॉडी के ऊपर हमें फोर्सेस कितने लग रहे हैं वो दिखाना है। उसको मुक्त कर दो, उसको सिंगल एक पॉइंट बिंदी जैसा दिखा दो, उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कितने हैं वो ऑब्जर्व करो। हमने ऑब्जर्व किया एक mg लग रहा है नीचे और एक टेंशन इन द स्ट्रिंग लग रहा है ऊपर, तो दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, मुझे बताओ अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से लटका दिया जाए, ये रेस्ट में ही रहेगा या मूव करेगा? बताओ, क्या ये रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा? ये रेस्ट पे ही रहेगा। मतलब ये जो दो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं उसके बावजूद भी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रह रहा है। इसका मतलब है क्या हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे टेंशन T इज इक्वल्स टू mg। जितना mg फोर्स लग रहा है उतना ही रस्सी टेंशन क्रिएट कर रही है और इस ब्लॉक को होल्ड कर रही है। सो हम कहेंगे कि T इज इक्वल्स टू mg। ये फोर्स का इक्वेशन हमें बना और इसका इस्तेमाल हम आगे चल के बहुत जगह पे करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में जितना भी मैंने अभी कहा है वो हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो एक्चुअल डायग्राम में से हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस दिखाए, उसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहला पॉइंट, फ्री बॉडी डायग्राम is used to represent forces acting on the object। फ्री बॉडी डायग्राम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट, we replace original object with point sized object। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आया ही होगा समझ में, एक्चुअल डायग्राम को हम एक पॉइंट साइज से रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्लेस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट विद पॉइंट साइज। और फ्री बॉडी डायग्राम का इस्तेमाल क्यों होता है कि कितने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस है वो बताने के लिए। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, देन वी शो वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितने कितने फोर्स लग रहे थे यहाँ पे टेंशन T और mg, ये दोनों फोर्स लग रहे थे वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फ्री बॉडी डायग्राम will be different for different फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिलहाल के लिए ये पॉइंट इतना लिख लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आगे आएगा तब मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करके बताऊंगा। ठीक है, अभी इतने ही 3 पॉइंट हमने समझ लिया। किसी भी ऑब्जेक्ट को
हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे और उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को हम दिखाएंगे, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं, उसके पहले सभी लोग इसको लिख ले अच्छे से। ऑन करते हैं और एक एग्जाम्पल कर रहे हैं बच्चों। एक सिचुएशन है, कोई एम मास का ब्लॉक फ्लोर पे रखा है सिंपली, और बस इसकी ड्रॉ करो फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इसको हमें पूछा है कि बताओ भैया इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे। पहली स्टेप क्या होगी, इस एम ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम हमें निकालनी, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, क्वेश्चन को थोड़ा कंप्लीट कर देता हूं। ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m, मास m, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। इस ब्लॉक को हम एक बिंदी से रिप्लेस कर देंगे। ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, mg नीचे, और एक बताओ, और एक फोर्स कौन सा लग रहा है, और एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है। नहीं, वो रेस्ट पे है। फ्रिक्शन कब लगेगा, जब बॉडी मूव करने लगेगी, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। और ट्राई करो, हमने कहा था ना सरफेस उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का नाम क्या है। ये जो शर्ट मैंने पहना है उस कलर का फोर्स ड्रॉ किया था, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन वाज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फ्लोर ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ग्रेविटी ब्लॉक को नीचे खींच रहे, mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो यहां से अगर कोई इक्वेशन बनाएंगे, बॉडी फिर भी कैसी है, इतने फोर्स लगने के बावजूद भी बॉडी कैसी है, रेस्ट पे। इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इसलिए बॉडी कैसी है, रेस्ट पे। तो हमने इस डायग्राम से ये फ्री बॉडी डायग्राम निकाली और वहां से हमने इक्वेशन ड्रॉ किया। तो ये थी एक्चुअल सिचुएशन। एक्चुअल सिचुएशन ये है फ्री बॉडी डायग्राम, और ये था इक्वेशन ड्रॉन फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉन फ्रॉम FBD, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं किसको, फ्री बॉडी डायग्राम को, ठीक है। तो बहुत सारे हमें सिचुएशन मिलेंगे, उसकी इक्वेशंस हमें जानने हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम और अभी अच्छी तरीके से इक्वेशन कैसे ड्रॉ करना है वो सीखेंगे। हमारे यहाँ पे बेसिक पर्पस यही था कि ऑब्जेक्ट की रियल सिचुएशन से उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस हमें दिखाने। एक लास्ट एग्जांपल हम कवर करते हैं एंड वी विल एंड अप टुडेज सेशन। मान लो यहाँ पे कोई एक ऐसा रॉड है, एक ऐसा रॉड रखा हुआ है, ठीक है। और वो रॉड कैसा रखा हुआ है, इस प्रकार से दिखा देंगे हम। ये रॉड है भैया, देखो, और ये दो दीवारें हैं, ठीक है। अभी इस रॉड की हमें फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी है, ठीक है। ये क्या है, एक रॉड है, ड्रॉ FBD ऑफ रॉड, ठीक है। तो शेप कोई भी हो, इसको हमें रिप्लेस करना है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से, इतना, ठीक है। कोई बता सकता है कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे। नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, इस पहले तो mg लगेगा ना, ऑब्वियसली mg हर जगह पे लगेगा, जब तक हम अर्थ पे है तब तक mg लगे। नॉर्मल रिएक्शन भी लगेंगे। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेंगे और कितने लगेंगे, मुझे बताओ। नॉर्मल रिएक्शन इन दो एंड्स पे लगेंगे, यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी, अपवर्ड। मान लेते हैं वो N1 है, ये यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन इस M रॉड के ऊपर बाय दिस सरफेस मान लेते हैं N2 है। तो बिकॉज ऑफ दिस सरफेस जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है N2, बिकॉज ऑफ दिस सरफेस इस रॉड के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है वो है N1, ठीक है। तो भले ही वो यहाँ लग रही है
और एक यहाँ लग रही है, हमने पूरे ऑब्जेक्ट को छोटा सा पॉइंट कर दिया, तो हम इस पॉइंट से ही निकलते हुए इन दोनों एरोस को दिखाएंगे। ठीक है, एक तो ऊपर लग रही है, हमने दिखा दिया N1। ठीक है, वो कितने पर्टिकुलरली एंगल पे ये N2 लगेगा वो दिखाने की यहाँ ज़रूरत नहीं, वो क्वेश्चन में दिया होगा, हम बस उसके ही डायरेक्शन में एक एरो निकालते हुए यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रही है N2। ठीक है, तो जैसे ही हमें 3 फोर्सेस मिले, इसके अलावा कोई रॉड के ऊपर फोर्स लग रहा है, इस सिचुएशन में तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि इस रॉड के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉड, mg, N2 एंड N1। अभी इसके आगे करना क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, हमें बस यहाँ तक ही ड्रॉ करना था कि इस ऑब्जेक्ट से तुम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे निकालोगे। ठीक है, इसके आगे इसका इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए हम ये एंगल पता होना ज़रूरी है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके हम 2 कंपोनेंट्स ले लेंगे और उसके ऊपर से हम इक्वेशंस बना लेंगे जो कुछ आएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, और कल के लेक्चर में हम इसके ऊपर से और भी कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।